हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अभिनंदन क्लास में। मैं लेकर के आया हूं अध्याय नंबर आपका 5 और कहानी है पंच परमेश्वर। जी हाँ, ये एक बहुत ही सुंदर रचना है, मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई है। भाई उनका नाम अगर आ जाए, लफ्ज़ों में अगर उनका नाम आ जाए तो बड़ा गर्व सा महसूस होता है कि आज हम मुंशी प्रेमचंद जी को पढ़ रहे हैं, जिन्होंने भारत की उस स्थिति के बारे में लिखा, उस दृश्य के बारे में लिखा जो वाकई में ही हुआ है, और उन्होंने उसे एकदम चलचित्र की तरह प्रदर्शित किया है। चलचित्र का मतलब होता है प्यारे बच्चों, फिल्मों की तरह प्रदर्शित किया है। ठीक है, तो पंच परमेश्वर एक कहानी है जिसमें जुम्मन शेख रहेगा और अलगू चौधरी रहेगा। दोनों अच्छे दोस्त रहेंगे, इनमें बहुत सारी उठापटक होगी और उसके साथ साथ एक कहानी आपको क्या क्या सिखा करके जाती है, इसको हम पढ़ते हैं सारांश में। ठीक है, कर्तव्य का स्थान हमेशा व्यक्तिगत संबंधों से ऊंचा होना चाहिए। आपसी प्रेम और संबंधों के वशीभूत होकर व्यक्ति को अपने कर्तव्य और समाज के प्रति उत्तरदायित्व से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए और अपने पद की प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहिए। तो देखेगा यहाँ पर यह आपको सारांश सिखाता है, उत्तरदायी होना चाहिए, अपने ठीक है, मुंह नहीं मोड़ना चाहिए और प्रतिष्ठा में बने रहना चाहिए। प्यारे बच्चों, चलिएगा शुरू करते हैं कहानी से। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। गाढ़ी मतलब बहुत कठोर मित्रता थी, ऐसी मित्रता जिसे कोई तोड़ नहीं सकता था। ठीक है, साझे में खेती होती थी। अब साझे में कैसे कि एक ही खेत है, दोनों उसमें खेती करते हैं। जो उससे पहले फसल बो दी जाती है, फसल को पहले बोया जाता है, उसके बाद में निराई गुड़ाई की जाती है, उसके बाद में फसल बड़ी होती है, तैयार होती है, उस पर फल फूल लगते हैं या अनाज होता है। जो भी है, फल फूल होता है या अनाज होता है, धान बाजरा चावल गेहूं जो भी कुछ होता है, वह जो है उसको इकट्ठा करते हैं और इसे इकट्ठा करने के बाद में बराबर बराबर दो हिस्सों में बांट लेते हैं। इसे कहते हैं आप साझे की खेती। ठीक है, कुछ लेन देन में भी साझा था। अब कुछ लेन देन, जो पैसे का लेन देन है, उसमें भी साझा हुआ करता था। एक को दूसरे पर अटल विश्वास था। अब एक दूसरे पर विश्वास भी इतना था कि जो जुम्मन कह दे वो बात सही, जो अलगू कह दे वो बात भी सही होती है। ठीक है, जुम्मन जब हज करने गए थे, जुम्मन मुस्लिम है तो कहाँ जाते हैं, हज करने जाते हैं, तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे और अलगू जब कभी बाहर जाते तो वो जुम्मन के भरोसे अपना घर छोड़ जाते थे। यानी कि अलगू कहीं घूमने जाता है तो जुम्मन के पास उसका घर रहता है, जुम्मन जाता है तो अलगू के हवाले उनका घर हो जाता है। अब देखेगा जुम्मन कहाँ जाते हैं, मक्का मदीना जाते हैं, ठीक है, हज के लिए, और वहां से लौट करके आना 2 महीने से 3 महीने, 1.5 से 2 महीने वहां से आने जाने में लग जाते हैं। तो उस समय के बीच में सारा कार्य कौन करता है, अलगू करता है। इस मित्रता का जन्म उसी समय हुआ था जब दोनों बालक ही थे। अब इन दोनों की दोस्ती कब हुई है, बालकपन में हुई है, बचपन में हुई है। दोनों बचपन से साथ साथ रहे हैं, साथ साथ पले बड़े हुए हैं और दोनों यहाँ पर अच्छे दोस्त आज बुढ़ापे तक भी चल रहे हैं। और जुम्मन के पिता जुमराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। अब दोनों दोस्त हुआ करते थे। जुम्मन के जो पिता थे वो मास्टर थे, और जो मास्टर जी थे ना, अध्यापक, वो उन दोनों को पढ़ा लिखाते थे अच्छा खासा। ठीक है, जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। खाला मतलब मौसी होती है। ठीक है, उर्दू फारसी में खाला मौसी कहा जाता है ना। तो कहते जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी, उनके पास थोड़ी सी जायदाद थी। जायदाद मतलब जमीन का होना या पैसे का होना थी, परंतु उनके निकट संबंधियों में कोई न था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वह जायदाद अपने नाम लिखवा ली थी। अब जुम्मन ने क्या काम किया, जो खाला जान है उनकी जो मौसी हैं, उनसे बहुत सारे वादे किए कि मौसी मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं मौसी तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, और ये है वह। उन्हें बहुत सारे सपने दिखा करके उनकी जमीन जायदाद जो है अपने नाम कर ली। ठीक है, अब खाला जो है वो काफी बूढ़ी हो चुकी हैं। जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री नहीं हुई तब तक खाला की खूब खातिरदारी हुई। अभी यानी कि खाला की जो जमीन है वो अपने नाम नहीं हो पाई है जुम्मन के द्वारा, और अभी तक जब तक नाम नहीं हुई है तो खाला की खूब खिदमत की जाती है। सुबह शाम अच्छी अच्छी चीजें बना करके खाने के लिए भेजी जाती हैं, दूध मिठाई, और उसके बाद बिरयानी जो उनको पसंद होगा वो सब भेजा जाता है। वो मौसी भी बड़ी खुश हैं, खाला भी बड़ी खुश हो गई हैं। स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए गए। रजिस्ट्री की मोहर लगते ही इस खातिरदारी पर भी मोहर लग गई। अब देखिए, जैसे ही उन्होंने रजिस्ट्री पर मोहर लगा दी कि ठीक है मैं सारी जमीन जुम्मन को देती हूं, तो वहां मान लीजिएगा खातिरदार जो हुआ करती थी उस पर भी आकर के मोहर लग गई। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियां देने के बाद कड़वी बातें भी सुनाने लगी। जुम्मन शेख भी निष्ठुर हो गए। अब देखेगा, वो कड़वी कड़वी ताने मारने लगी खाना देते हुए, यानी कि उसे बुरा लगने लगा, और उधर वो निष्ठुर हो गए, उन्हें कुछ कहना ही नहीं था।
ठीक है। कुछ दिन खाले ने सब सुना और सहा, पर जब न सहा गया तब जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन ने गृह स्वामिनी के प्रबंधन में दखल देना उचित न समझा। अब उसने कहा जुम्मन से जाकर के, जुम्मन ऐसा हो रहा है भाई, लेकिन उसने अपनी पत्नी से कुछ भी कहना उचित नहीं समझा। उसने सोचा कि मैं घर में ऐसी बातों को नहीं रख सकता। कुछ दिन तक और ये यूं ही रोध होकर चलता रहा। अंत में एक दिन खाला ने कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निभा न होगा, तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अलग पका खा लूंगी। ठीक है, वो कहती है कि अब एक काम क्या करो जुम्मन, तुम्हारे घर में खाना होना सही नहीं रहेगा, मेरा बात वहां नहीं बन रही है, तुम मुझे एक काम क्या करो, महीने का खर्चा दे दिया करो, मैं अपना खाना स्वयं बना लिया करूंगी। ठीक है, जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया, रुपए क्या यहाँ फलते हैं? खाला बिगड़ गई। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन बोले, हाँ जरूर पंचायत कर लो, फैसला हो जाए, मुझे भी रात दिन की यह खटपट पसंद नहीं है। लो अब जुम्मन साहब जो है इतने अकड़ू हो गए हैं, जमीन ले गए हैं, खाला की दबा करके बैठ गए हैं। अब वो अकड़ू इतने हो गए हैं कि पंचायत का नाम आने पर भी उन्हें कोई डर नहीं है, कोई दहशत नहीं है। वो कहते हैं हाँ यार कर लो तुम पंचायत, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी परेशान आ गया हूं तुम्हारी इन बातों से। एक दिन संध्या के समय यानी कि शाम के समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। जुम्मन शेख ने पहले से ही सारा प्रबंध कर रखा था। पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचों आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिखवा दी थी। जुम्मन ने रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। साल भर तो मैं रोध होकर इसके साथ काटा, पर अब सहा नहीं जाता। मुझे न पेट भर रोटी मिलती है न तन पर कपड़ा, मैं बेसहारा हूँ। तुम लोग जो राह निकाल दो उसी राह चलूं, मैं पंचों की बात सिर माथे चढ़ाऊंगी। अब देखेगा 3 साल बीत गए थे उस वाली बात को जब उन्होंने अपनी जमीन जो है जुम्मन को दी थी, और कुछ वर्षों तक, तो 3 वर्षों तक ही मान लीजिएगा, ये चला कि हाँ उन्हें खाना उन्होंने दिया, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे उनका व्यवहार बदलता चला गया। ना वो खाना भरपेट देते हैं और ना ही उसे जो है कपड़े पहनने के लिए देते हैं। तो वह कहते हैं पंचायत में कि पंचो जो आप तय करेंगे, जो आप कहेंगे मैं उसको स्वीकार कर लूंगी, बस मुझे यहाँ पर आकर के मुझे सहारा मिल जाए। सरपंच किससे बनाया जाए, इस विषय पर जुम्मन शेख और खाला जान में कुछ कहा सुनी हो गई। अंत में खाला बोली, बेटा पंच न किसी के दोस्त होते हैं न किसी के दुश्मन, तुम्हारा किसी पर विश्वास न हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को तो मैं तो मानते हो, लो मैं उन्हीं को सरपंच बनाती हूँ। लीजिएगा, ये कितनी बड़ी कहानी यहाँ से घट गई है। जुम्मन का सबसे अच्छा दोस्त, सगा दोस्त कौन है? अलगू चौधरी है। अब खाला जानती है कि ये इसका सबसे अच्छा दोस्त है, फिर वो कहती है कि ठीक है, उसे यहाँ पर जुम्मन को लगता है कि मैं अगर किसी और को सरपंच बना दूं, वो खाला की बात कह गया तो मैं फंस जाऊंगा। ठीक है, तो वो इस बात के लिए नाटक करने लगा। लेकिन खाला ने क्या काम किया, उसे लग रहा था कि ये अलगू की बात को जरूर मानेगा और अलगू की बात पर विश्वास भी करेगा, इसलिए उसने अलगू को ही जो है सरपंच बनवा दिया। ये क्या करके कि उसको बना दो, तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र है। अब यहाँ जुम्मन को ये बात अच्छी लगी कि हाँ ठीक है, अब तो बात अपने कब्जे में आ ही जाएगी। जुम्मन से एक आनंद से फूल उठे। अब क्यों फूल उठे कि जो मेरा दोस्त है अलगू, वो तो मेरी बात कहेगा, किसी और की थोड़ी कहेगा। परंतु मन के भावों को छिपाकर बोले, चलो अलगू चौधरी ही सही। अलगू चौधरी सरपंच हुए। उन्होंने कहा, शेख जुम्मन हम तुम पुराने दोस्त हैं, मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला हमारी निगाहों में बराबर हो। लीजिएगा, अलगू चौधरी इस समय न्यायाधीश बना दिए गए हैं, है ना। अब न्यायाधीश बना दिए गए तो उन्होंने पहले क्लियर कर दिया है कि हम दोनों दोस्त जरूर हैं, लेकिन अब ऐसी स्थिति में आकर के हम दोनों एक जैसे हैं। मतलब आप मेरे सामने चाहे मेरा दोस्त हो चाहे उनकी खाला हो, दोनों मिले एक जैसे हो जाएंगे। यहाँ मैं किसी की बात को छोटा बड़ा नहीं करूंगा। अलगू चौधरी ने जुम्मन से जिरह शुरू की। जुम्मन चकित थे कि अलगू को हो क्या गया है, अभी तो यह मेरे साथ बैठे थे, अब इतने प्रश्न मुझसे क्यों पूछते हैं जुम्मन यह सब। ठीक है, अब जब वहां न्यायाधीश बन गए हैं अलगू चौधरी, तो उनको तो पूछना ही पड़ेगा ना कि भाई हुआ क्या है, कैसे, सारी बातें उनके सामने आने लगी। अब यहाँ पर जुम्मन की जो है हालत खस्ता हो गई है। ठीक है, सोच ही रहे थे कि अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें मालूम होता है कि खालाजान को माहवार खर्च दिया जाए, बस यही हमारा फैसला है। अगर खर्चा देना मंजूर न हो तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाए। यानी कि या तो तुम खर्चा स्वीकार कर लीजिएगा महीने का, या जो रजिस्ट्री इन्होंने अपनी खेती की तुम्हें दी है, जमीन जायदाद की दी है, उसे हम रद्द मान लेंगे। ठीक है, फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गए। अलगू के फैसले की सभी लोग प्रशंसा कर रहे थे।
इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी। जुम्मन को यह फैसला आठों पहर खटकने लगा। वह इस ताक में था कि किसी तरह अलगू से बदला लेने का अवसर मिले। अब यहां देखेगा जो अच्छे दोस्त थे वो क्या हो गए हैं, वो एक दूसरे के दुश्मन हो गए, जबकि अलगू चौधरी का इसमें कोई फेरबदल नहीं था। उन्हें वही किया जो उसे करना चाहिए था। लेकिन जुम्मन जो है यहाँ नियत के मारे हैं, उनके अंदर द्वेष भावना भरी हुई है और वे लालची हैं, और लालच में आकर के उन्हें अपना अच्छा दोस्त इस समय बुरा लगने लगा है। ऐसा अवसर जल्दी ही जुम्मन के हाथ आया। अलगू चौधरी बेटसर से बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी मोल लाए। देवयोग से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। अब अकेला बैल किस काम का। गांव में समझू साहू थे, उन्होंने 1 महीने में दाम चुकाने का वादा करके चौधरी से बैल खरीद लिए। ठीक है, समझू साहू ने ना बैल पाया तो लगे रंग देने, न चारे की फिक्र न पानी की। वह दिन में तीन चार खेपे करने लगे। एक दिन साहू जी ने दूना बोझ लाद दिया। बैल ने जोर लगाया पर वह आधे रास्ते में धरती पर गिर पड़ा। ऐसा गिरा कि फिर उठ न सका। यानी कि जो बैल उस समय चौधरी ने बेचा था वह बैल साहूकार को बेच दिया, और साहूकार जो था उसे इतना काम लेता था कि वह मर गया। ठीक है, अब बात यहां तक आती है कि क्योंकि उसने अभी तक पैसे नहीं चुकाए हैं। ठीक है, इस घटना को कई महीने बीत गए। अलगू जब बैल का दाम मांगते तब साहू वाइन दोनों ही झंझला उठते और कहते मुर्दा बैल दिया था उस पर दाम मांगने चले हो। यानी कि तुमने मरा हुआ बैल दिया था हमें, जबकि मारा खुद ने है ज्यादा बोझा भर के, और कहते कि अब तो हमसे मांगने चले हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरह कई बार झगड़े हुए पर साहू जी ने बैल का दाम न चुकाया। लोगों ने साहू जी को समझाया, भाई पंचायत कर लो, जो कुछ तय हो जाए उसे स्वीकार कर लो। साहू जी राजी हो गए तथा अलगू ने भी हामी भर ली। उसी वृक्ष के नीचे पंचायत शुरू हुई। रामधन ने कहा, चौधरी बोलो किसको पंच बनाते हो। अलगू ने कहा, समझू साहू ही चुन लें। समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू का कलेजा धक धक करने लगा। फिर भी उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे स्वीकार है। सरपंच का आसन ग्रहण करते हुए जुम्मन में अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उन्होंने सोचा, मैं इस समय न्याय के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूं, सत्य से जो भर भी टलना मेरे लिए उचित नहीं है। अब ये बात यहाँ पर जुम्मन को समझ में आने लगी है कि अब मैं ऐसी जगह करके बैठ गया हूं कि मैं यहाँ झूठ नहीं बोल सकता, यहाँ मैं कुछ भी गलत नहीं कर सकता। ठीक है, जो मुझे कहना है मुझे सीधा सीधा स्पष्ट कहना और साफ साफ कहना और सही कहना। पंचों ने दोनों से सवाल जवाब शुरू किया। बहुत देर तक दोनों अपने अपने पक्ष में समर्थन करते रहे। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया। अलगू चौधरी और समझू साहू पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू को उचित है कि बैल का पूरा दाम दें। जिस समय उन्होंने बैल लिया था उस समय उसे कोई बीमारी न थी। बैल की मृत्यु केवल इस कारण से हुई कि उसे बड़ा कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का प्रबंध नहीं किया गया। अलगू चौधरी फूले न समाये, उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। क्या बोला? पंच परमेश्वर की जय। साथ सभी लोगों ने दोहराया, पंच परमेश्वर की जय। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले से लिपट गए। अलगू रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिलों का मेल धुल गया मित्रों। ठीक है, क्योंकि दोनों की दोस्ती में कहीं ना कहीं खलन डल गई थी। किस बात को लेकर के? पैसे को लेकर के। जुम्मन को लगता था जो अलगू ने क्या मेरे साथ में गलत किया है, लेकिन यहाँ आकर के अब जो है जुम्मन को याद आया कि ये जो क्या था उसने सब कुछ सही किया, और दोनों एक दूसरे गले लग गए। दोनों दिलों का मेल धुल गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर हरी हो गई। यह कहानी आपकी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित है, पंच परमेश्वर। बहुत ही सुंदर कहानी थी, आपने इसको पढ़ा और जाना। ठीक है, पढ़ते हैं शब्द अर्थ जो बड़े बड़े अच्छे हैं। घड़ी माने पक्की होता है, अटल माने पक्का या सदा रहने वाला, निष्ठुर कठोर उपेक्षित भाव रखने वाला, गृहस्वामिनी पत्नी घर की मालकिन, निभा गुजारा, धृष्टता, निर्जलता, ढिढाई, माहवार खर्च, पूरे महीने के खर्च के लिए आवश्यक धन, प्रशंसा, तारीफ, देवयोग्य, संयोग, ईश्वर की इच्छा, सर्वोच्च सबसे ऊंचा, जो भर भी
तनक भी नहीं। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की आपकी कहानी। आपने इसको समझा और पढ़ा और जाना। तो इसमें दिखाया गया कि जब आप अपने दोस्त के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, लेकिन जब कभी आपका दोस्त गलत कर रहा हो तो उसकी गलतियों को आप सही नहीं बताएंगे, गलत को गलत बताएंगे और सही को सही बताएंगे। यही सबसे अच्छा आपका तरीका रहेगा, जीवन में काम आएगा। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे, गुड लक।